बहुत सारे लोगों की समस्या है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम हर मंगलवार को एक नई पर्सनैलिटी आपके बीच में लेके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी शख्सियत हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनको बार बार सुनने का मन करता है और बार बार बुलाने का मन करता है। तीसरी बार आज फिर आपके इस चैनल पे हमारे मेहमान हैं। आइए मिलकर स्वागत करें अनिल नारंग सर। बहुत बहुत स्वागत नारंग सर। आपकी एजुकेशन, आपके दोनों इंटरव्यू के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। कमाल का काम कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। तीसरी बार आके फिर मज़ा आ रहा है, उतना ही जितना पहली बार आया था दूसरी बार आया था। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लेता हूँ फटाफट, और इस बार बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास में व्यूअर्स के। नीरज कुमार ने लिखा है ऑल टाइम माय फेवरेट, और नीरज सर के साथ में मैं भी लिख रहा हूँ कि ऑल टाइम माय फेवरेट। थैंक यू सर। सुनील कुमार ने लिखा है MLM के ग्रेट गुरु आ रहे हैं, और स्ट्रगल 78 ने लिखा है प्लीज कम, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। विनय कुमार ने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। थैंक यू वेरी मच। ये जो आपके व्यूअर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इन्हीं व्यूअर्स का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स ग्रेट सर। सीधे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूं सर। नवाब हुसैन नेपाल से हैं। इनका प्रश्न है आप जैसे ग्रेट लीडर कैसे बने। और अगर नारंग सर मैं इसको और थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाता हूँ इस प्रश्न को। मेरे से लोग पूछते थे कि सर आप जैसा बनना है, और ऐसे मजाक में पूछते होंगे, लेकिन मैंने उसको सीरियस ले लिया। और फिर मैंने क्या किया सर, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना सेल्फ एनालिसिस किया, और मैंने देखा कि यार ऐसे मेरी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं बन गया एक केबल ऑपरेटर को आज कुछ लोग जानते हैं देश में। और मैंने उसमें अपलाइनों की भी सहायता ली, घर में मैडम की भी सहायता ली, और फिर कुछ 14 पॉइंट निकाले जिसको लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, और फिर उस पर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया थोड़ा सा। तो अनिल नारंग सर की अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें 4-5, वैसे तो खूब सारी हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं ये जो हमारे साथी हैं पूछ रहे हैं नवाब हुसैन नेपाल से, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सपना है कि नारंग सर जैसा बनना है। सुरेंद्र जी, मैंने एनालिसिस तो कभी नहीं किया है। हाँ, आपने किया तो उसमें भी समय लगता है, लेकिन अगर जैसे आप ऑफ हैंड पूछ रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे को हमारे जैसा बनने में सबसे ज़्यादा मदद की जो लीजेंड्स हमारे से पहले कर गए थे, उनको हमने बार बार सुना। मैंने कुछ एक कैसेट्स, उन दिनों कैसेट्स आती थी सर, 100 बार सुनी। अच्छा, क्या बात है। 100 बार, और हर वर्ड हमें याद हो जाता था। जब वो कैसेट चलती थी तो अगली लाइन क्या आनी है, उससे अगली लाइन क्या आनी है, सारी हमारे जहन में घूमती थी, पूरी की पूरी हमारे दिमाग में चल रही होती थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक अपने दोस्त के पास गया और मैंने उसको ये बात बता दी। मेरा पुराना फ्रेंड है, वो बिजनेस में नहीं है, और मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये कैसेट मैंने 100 बार सुनी। कहता है यार ये कैसे हो सकता है, 100 बार सेम बात सुनना, पागल नहीं हो जाएगा बंदा। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तेरा फेवरेट गाना कौन सा है? तो कहता मेरा फेवरेट गाना पहले होता था, अब तो मस्त हो गया बच्चों में, तो अभी तो फेवरेट गाना नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरा फेवरेट गाना होता था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो मैंने कितनी बार सुना? कहता कई 100 बार सुना। मैंने कहा तो तेरे को सारा याद हो गया था? कहता याद हो गया था। मैंने गाना चलता था, अगला पहले लाइन आती थी तेरे को? हाँ आती थी। मैंने कहा वो गाना तूने कई 100 बार सुना, अगर 1000 बार और भी सुन ले तो भी तू राजेश खन्नानी बन सकता। सुन ले जितना सुनना है। लेकिन हमने जो कैसेट 100 बार सुनी, उसमें जो लीजेंड्स बोल रहे थे वैसे हम भी बन सके। तो हमारा बिजनेस बड़ा अद्भुत है, और किसी के जैसा अगर बनना हो तो रोल मॉडल तो जिंदगी में होने चाहिए, है ना। रोल मॉडल होता है तो आपको कोई एक रास्ता दिखता रहता है, दिशा दिखती रहती है। अगर उसके जैसा बनना हो, उसकी सोच को समझने की कोशिश करो,
जैसे हमने कोशिश की कार्ल रेडन की सोच को अंडरस्टैंड करने की, ये सोचते कैसे हैं, ये इनके दिमाग में क्या चलता है, इनका विजन क्या है, इनके सपने क्या हैं, इनका वर्क एथिक क्या है, ये काम कैसे करते हैं। और मैंने देखा है जितने भी लीजेंड्स हैं, सबसे पहली चीज़ उनके अंदर मैंने देखी है डिसिप्लिन। सर बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन रहता है, समय से पहले पहुंचना और पूरा ख़त्म होने के बाद आराम से जाना। 5-10 मिनट की देरी कर लेना किसी भी चीज़ में और उसमें पूरी स्ट्रेस में रास्ते में गाड़ी चलाना और वहाँ पहुँचने की भागा दौड़ी करना, 10 मिनट जल्दी जाने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को अगर कोई बुलाए और मेरे को कहे कि तुम 10 बजे आना और मेरे को पता है 15 मिनट जाने में लगेंगे या आधा घंटा लगेगा, 9:30 निकलना चाहिए, मैं 9 बजे प्लान करता हूँ। प्लानिंग है ना, आज भी 15 मिनट पहले आए हैं। आपसे भी पहले पहुँच गया मैं। ये भी कमाल है ना। और मज़े से आया, अपना एक सीडी मैंने लगा रखी थी, रास्ते में सुनता हुआ आया और बहुत ही स्लो स्पीड पे आया मज़े से। तो बहुत बंदा एंजॉय करता है। तो डिसिप्लिन इज़ नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 इज़ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट। जिसके एग्जाम्पल हैं आप, रोल मॉडल हैं। इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार। सचिन तेंदुलकर ने जब तक क्रिकेट खेली तो कैसे खेली? बार बार लगातार। क्या वो बोर हुआ? नहीं। बार बार लगातार। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते हैं बार बार लगातार, बदल बदल के नहीं, एक्टिंग ही करते बार बार लगातार। हम लोगों ने बार बार लगातार काम किया। तो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स, डिसिप्लिन and right thought process, ओके। and belief system। अपनी सोच को इम्प्रूव करना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दूसरे लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि जो हमें पता है वो हमें जहाँ तक ले आ सकता था वो ले आया है। यस। और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसके लिए कुछ और चाहिए। एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, सर, What has brought you up till here will not take you there। जो यहाँ तक लाया है वो वहाँ नहीं लेके जाएगा। और एक बड़ी और जबरदस्त स्टेटमेंट, सर, द लैंड ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लाइज आउटसाइड ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। यानी कि जो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं वो तो आपकी सोच में भी नहीं है। यस। यानी कि जो आपकी सोच है उसके बाहर हैं वो संभावनाएं, तो उसके बाहर जाएंगे कैसे? बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना पड़ता है। जो हम बचपन से देखते आए हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था टीचर्स को देखा, IAS अफसर देखे, कुछ अच्छे बिजनेसमैन देखे, तो उनके जैसा बनना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कोई लीडर तो देखा नहीं था। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में ये तो था ही नहीं। यस, इसको तो बनाना पड़ा। तो इसमें समराइज करते हैं सर। सबसे पहला डिसिप्लिन, दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहना, तीसरे नंबर पे हमने बातचीत की बिलीफ सिस्टम। 3 चीज़ें हैं। और एक और मैं उसमें ऐड कर दूं तो जो सबसे पहले आपने डिटेल में बातचीत की, अपलाइन को फॉलो करना। अपलाइन की जो चीज़ें हैं उन मतलब वैसा ही बनना, वैसा ही करना जैसे अपलाइन कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर कोई व्यक्ति अपना ले तो संभावनाएं हैं। अनिल नारंग तो नहीं बन सकते, लेकिन आसपास में कहीं लग सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो इसकी सोच है, क्या बात है, बिलीफ सिस्टम कहीं बिल्कुल जहाँ भी मर्जी पहुँच सकते हैं। जो कैसेट्स की बात कही ना सर, मैं थोड़ा सा इसमें रिलेट करना चाहता हूँ और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सीखेंगे आप तभी जो आप किसी चीज़ को बार बार सुनेंगे। बिल्कुल। मैंने सर बहुत सारी कैसेट्स हैं। एक कैसेट तो मुझे अच्छे से याद है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसेट आती थी, सतीश पंडित जी, सतीश पंडित जी की कैसेट थी वो, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन को सर मैंने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, मतलब 100 से भी ज़्यादा बार सुना होगा। वही बजती रहती थी और कभी मन नहीं भरता था। उसका एक एक डायलॉग याद हो गया था, और डायलॉग नहीं, जब तक वो व्यवहार में शामिल नहीं हुई तब तक उसको छोड़ा नहीं मैंने। तो वैसा करना पड़ेगा। और लोग आज के टाइम पे तो एक्चुअली है ना, ये सोशल मीडिया से, गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आदमी एक चीज़ को ही पूरा अच्छे से नहीं पकड़ पाता है। तो जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं बार बार तो फिर बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ चीज़ों को बार बार सुनिए। किताब बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ा क्या वो याद ही नहीं है, इम्प्लीमेंट तो दूर की बात है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और अपनी सोच पे काम कैसे करोगे, तो सोचना तो पड़ेगा। वो जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसमें एक मैं कमी कर गया सर। वो बेसिकली एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है, द डोर टू द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लाइज आउटसाइड ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। यानी कि जो बेहतरीन संभावनाएं हैं उसका दरवाज़ा
भी आपकी सोच के बाहर है। यस यस डोर राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। नवाब हुसैन जी के प्रश्न से बहुत सारे व्यूअर्स को लाभ हो गया होगा निश्चित रूप से। गोविंद राणा का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन के बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर टॉप अचीवर बन सकता है क्या? अगर हाँ तो क्या रूटीन अपनाना पड़ेगा? पहला तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बन सकता है। अनिल नारंग सर उसके साक्षात उदाहरण है, बिल्कुल बन सकता पिछले है, इंटरव्यू में हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल बन सकता है। अपलाइन का रोल है तो बहुत है। अगर ये ऐसी चीज है जो अगर है अवेलेबल तो कमाल की है, पर अगर नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कमी होने वाली नहीं है। क्योंकि आप ये सोच के देखो, हर इंसान जो बहुत बड़ा लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बना है, उसने एक्चुअली अपने अपलाइन से भी बड़ा बिजनेस बनाया है। वेरी ट्रू। और कमाल की बात है, मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है, ये जो बंदे ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया ना, इसका जो स्पॉन्सर है वो छोड़ ही गया बिजनेस बहुत ज्यादा जगह पे। यस यस, मेरा स्पॉन्सर छोड़ गया, मेरे तो स्पॉन्सर्स की जो सीरीज थी सर वो छोड़ के चली गई। सारी सीरीज छोड़ गई। मेरा स्पॉन्सर अतुल कुमार था, वो छोड़ गया इस बिजनेस को एक्चुअली। और उसने कितने एफर्ट करके डॉक्टर विलियम हैरिस को घर में बुलाया, वहाँ रखा अपने घर में। तो अपलाइन तो छोड़ जाती है, तो कितना को बढ़िया प्लान दिखाती होगी वो। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो प्रॉस्पेक्ट है ना, जो प्लान देख रहा है, जिसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, उसके अंदर क्या है उससे चलता है बिजनेस। और जो दिखा रहा है या जो अपलाइन बना है उससे नहीं चलता है। जब बंदा सही बंदा आता है ना, और जब उसमें एनर्जी होती है, उस पर माहौल पूरा है। हम लोग इंफॉर्मेशन युग में जीते हैं, इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पर है। और एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट आपको बताता हूँ सर, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, यस, एंड व्हेन द टीचर इज रेडी स्टूडेंट अपीयर्स। तो ये जो गुरु शिष्य की जो है ना सिस्टम, ये तो सदियों सदियों से चला है। कोई शिष्य नहीं जिसको गुरु ना मिले, तो कोई गुरु नहीं अगर वो बढ़िया हो उसको शिष्य ना मिले। तो आपको अप्लाई नहीं, कोई और गुरु मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सीखने को बहुत जगह है, और अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो पैशन है, फटे चक दोगे आप। और चैट विद सुरेंद्र बस इसी चीज़ के लिए तो है सर। अगर कोई अप्लाइन है ही नहीं, एजुकेशन ही तो चाहिए सर, डायरेक्शन ही तो चाहिए। कहीं से आप कहीं से में कितने लोग हैं। नारंग सर है, और मेरा अपना ये मानना भी है नारंग सर कि जब आप एक बड़े लीडर बन जाते हैं कंपनी में, बड़े अचीवर बन जाते हैं, तो आप एक कॉमन अपलाइन की तरह आपका बिहेव होना चाहिए 100%। और जब आप बड़े बन जाते हैं तो फिर इंडस्ट्री के लिए आपको ये लगना चाहिए कि आप एक कॉमन अपलाइन है, सबकी अपलाइन है। तो हम लोग इसी एटीट्यूड के साथ मैं लोगों को बुलाता इनवाइट करता हूँ, तो मैं सोच के साथ में बुलाता हूँ, और मैं उनको कन्वे करने की भी कोशिश करता हूँ कि सर आप यहाँ बैठे हैं तो आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सोच के आपने बात करनी, जो भी व्यक्ति सुन रहा है वो आपकी क्लोजेस्ट ग्रुप का बंदा सुन रहा है। बिल्कुल सही बात है। और सुंदर जी, हम लोगों को इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया। हम लोग कहाँ, जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो एक 2 बेडरूम के फ्लैट में जिसकी EMI जाती थी, और एक मारुति कार उसकी भी EMI जाती थी, वो चलाता था। और आज इतना कुछ इस इंडस्ट्री ने हमें दिया है, तो हम तो चाहते हैं कि हम कुछ वापस दे पाएँ। हमें तो जो भी बंदा इंडस्ट्री में कहीं भी है, हम चाहते हैं अगर हम उसको कुछ सिखा पाए, कुछ हम उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाएँ, तो किसी तरह से करें। आपका यहाँ पे बैठना वो बिल्कुल साक्षात उसको बता रहा है सर। इसका एक तो जवाब दिया सर आप, तो उसके खुद उदाहरण है कि भाई बगैर अप्लाइन के भी टॉप अचीवर बना जा सकता है। रूटीन क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कुछ चीज़ आप गाइड करेंगे कि अपलाइन गाइड करने के लिए, काउंसलिंग के लिए नहीं है, तो क्या बंदा कैसे काम करे? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वर्क एथिक तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। कहते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। ये तो एक बात है, मेहनत करने को तैयार रहना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई सबसे आसान काम नहीं है जो हमने किया। रिवार्ड तो इतने मिले हैं, लेकिन ये आसान नहीं था, ये टफ है। तो पहली बात तो मुश्किल काम मैं करने वाला हूँ, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। राइट। वर्क एथिक हाई होना चाहिए।
काम करते रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा सीखोगे काम करके। अपने काम से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लर्निंग पे पूरा फोकस होना चाहिए। कुछ नया सीखो और कुछ नया करने पे फोकस होना चाहिए कि मैं कुछ नया करूं। जब आपकी टीम बनती है तो वो टीम छोटी सी तो बन जाती है, लेकिन वो टीम बड़ी सिर्फ तभी बनती है अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ नई चीज क्रिएट करते हो। एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी टीम को एंगेज रख पाओगे तो वो मजे भी लेगी, रिजल्ट भी देगी, आउटपुट भी आएगा और बढ़ेगी भी। लेकिन एंगेज करने के लिए मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही चीज चल रही है, बोरिंग हो जाए। कुछ नया करना चाहिए। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लीडर हैं बहुत क्रिएटिव हैं सर। पढ़ते हैं, लिखते हैं, मस्ती करते हैं। हमारे अपलाइन कहा करते थे 3 चीजें याद रखो, हैव फन, मेक मनी एंड मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। ओके। पैसा जरूर कमाओ, तभी कामयाबी दिखा पाओगे। और एंजॉय करो, फन करो, पूरी मस्ती करो और दूसरों की लाइफ में डिफरेंस जरूर डालो। दैट्स वंडरफुल सर। अगला प्रश्न लेता हूँ। ये बहुत एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं मानता हूँ। आप पता नहीं इस प्रश्न का कैसे जवाब देंगे। जसवीर सिंह का प्रश्न है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल? प्लीज़ एक्सप्लेन करें। और इसका मतलब ये है, ये पूछना चाह रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग डायरेक्ट सेलिंग में लीगल है या इलीगल है? देखिए, इनके प्रश्न के भी 2 पार्ट हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, पहली चीज़। ठीक। पूरी तरह से लीगल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, उसमें इलीगलिटी वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग या इसके साथ मिलते जुलती बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और उसके अंदर मनी सर्कुलेशन करते हैं। तो ये जो मनी सर्कुलेशन, किसी का पैसा घुमाना, वो इलीगल है। और वो थोड़ा बहुत पैसे बनने के बाद भाग जाते हैं। एक्चुअली इस तरह की कंपनियां जो कुछ भी चीज़ लेके उसके साथ पैसा जोड़ के उसको घुमाती हैं, वो लंबा तो चलती नहीं है। हम 25 साल में कई सैकड़ों कंपनियों को आते हुए और जाते हुए देख चुके हैं सर। तो इनके साथ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनको लेके डायरेक्ट सेलिंग करना वो ही इलीगल है। और पैसा घुमाना उसको ले गाइडलाइन की जो अभी तो रूल्स आ गए हैं हमारे पास में। रूल्स में भी बहुत क्लियर है कि आपका प्रोडक्ट है ना, टेंजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ तभी लीगल है और तभी करनी चाहिए जब आपके पास टेंजिबल प्रोडक्ट हो, प्रॉपरली बन रहा हो, प्रॉपरली बिक रहा हो, के कंज्यूमर्स हो और एक वॉल्यूम्स हो रहे हो और आप एक लेजिटिमेट पैसा कमा रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ सर। ये प्रश्न पूछा है जसवीर सिंह ने। जसवीर सिंह, जो भी कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रही है तो उसकी वेबसाइट पे जाइए और उसकी वेबसाइट को आप अच्छे से देखिए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अनुसार हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपनी वेबसाइट पे कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे उस कंपनी का उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है कंपनी के, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, वो उसको वहाँ पे अपलोड करनी है। वो कंपनी मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम तो नहीं कर रही है, उसका एफिडेविट वहाँ पे उन्होंने अपलोड करना है। तो वो जरूर चीज़ें चेक करें और जो अच्छी कंपनी होगी तो वो अपलोड करेगी। और किसी ने ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं, कोई भी कंपनी है, हर डायरेक्ट सेलर को ये जरूर चेक करना चाहिए कि मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाऊं और देखूं कि वो डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोडेड हैं या नहीं। अपलोडेड है तो भी कंपनी गलत हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही मिलेगी, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। और जहाँ ये है नहीं तो बिल्कुल ये मान के चलिए दाल में काला नहीं है, दाल पूरी तरह से खाली है। और अगर डायरेक्टर्स को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको बोलिए कि सर ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, आप ये अपडेट जरूर करवाइए। बिल्कुल। थैंक यू नारायण सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, सोमिया रंजन मोहंती का प्रश्न है, कौन सी अपलाइन की बात माने? मेरे इमीडिएट अपलाइन मुझे प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोल रहे हैं और उनके ऊपर एक अपलाइन सिस्टम को फॉलो करके नेटवर्क बनाने की बोल रहे हैं। इसके बारे में हमने पिछले एक इंटरव्यू में शायद हमने बातचीत की थी, लेकिन फिर भी संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में देखो, ये बिजनेस है वॉल्यूम जनरेट करने का सर। ये बिजनेस कोई मेंबर बनाने की स्कीम तो है नहीं।
ये तो है नहीं कि आप मेंबर बना लोगे और आपकी टीम बड़ी होगी तो आप पैसे कमाओगे। इसमें तो प्रॉपर सेल होती है और सेल के ऊपर आप पैसा कमाते हैं। करोड़ों रुपए की सेल करोगे तो ही लाखों रुपए कमाओगे, है ना। तो आपको सेल करने के लिए दोनों पे काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट के तो मास्टर होना ही चाहिए, प्रोडक्ट तो बिकना ही चाहिए, कस्टमर सर्व तो करना ही है। अगर आप कस्टमर को कोई सर्विस नहीं दे रहे हो तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। लेकिन टीम भी बनानी है और टीम को लीड करना है। तो बिजनेस तो दोनों चीज़ें हैं। तो जो आपकी अपलाइन कह रही है कि प्रोडक्ट को सेल करो, शायद आपने उसकी उतने ध्यान से बात ना सुनी हो। अगर वो सही अपलाइन है, वो प्रोडक्ट सेल करने को सही कह रही है, लेकिन खाली प्रोडक्ट सेल करके कहाँ चले जाओगे? टीम तो बिल्ड करनी पड़ेगी। और जो आपको कह रही है टीम बिल्ड करने को, तो वो भी आपको यही कह रही है कि टीम बिल्ड करो, फिर उनको टीच करो और प्रोडक्ट की मूवमेंट होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल बिजनेस है, प्रोडक्ट मूवमेंट ही एंड गोल है। अंत में तो प्रोडक्ट बिकना चाहिए और प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको टीम बिल्ड करनी है और टीम बिल्ड करके उनको गाइड करना है, टीच करना है, लीड करना है, एक माहौल बनाना है ताकि बंदे पैसा कमाए, ग्रो करें, लीडर बने, बड़े बड़े वॉल्यूम हो और बिजनेस हो। कहीं पे सर अगर थोड़ा अनमेच्योर लीडरशिप है तो वहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि अपलाइन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई एक अलग डायरेक्शन बताता है, दूसरा अलग बताता है, तीसरा अलग बताता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे बंदा? कंफ्यूज। मेरे हिसाब से बहुत जल्द इंसान को अपने माइंड को मैच्योर कर लेना चाहिए, अपनी कॉमन सेंस डेवलप करनी चाहिए और अपनी इंस्टिंक्ट को भी बिल्ड करना चाहिए, सोच आनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो इसको कहते हैं बिगिन विद एन एंड इन माइंड। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, ये एंड आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड इसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू क्रिएट। लोग खाली गाड़ियों को विजुअलाइज कर लेते हैं, घरों को विजुअलाइज कर लेते हैं, उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ आप ये भी तो विजुअलाइज करो कि मेरे कितने वॉल्यूम हो रहे हैं, मेरी टीम में कितने लोग हैं, कितने लीडर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि एक्शन होगा तभी तो रिजल्ट आएंगे। तो आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि मेरी टीम परफॉर्मेंस होगी और ये वॉल्यूम हो रहा होगा, ये रिजल्ट होगा। और जब आप यहाँ हो तो ये दिखना चाहिए और उस दिशा में चलना चाहिए। अपलाइन कुछ भी कहती हो, अपना बिल्ड करो, अपना रास्ता बनाओ, उनकी सबकी सुनो, करो वही जो सही लगता है। राइट, दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है सर, हालांकि पिछले इंटरव्यू में इसमें बात हुई है, डॉक्टर घनश्याम चौहान, नारंग सर क्या 25 साल से एक ही कंपनी कर रहे हैं या बदले हैं? बदलने का मौका नहीं मिला एक्चुअली। तो कोई बड़ा सा, बहुत सारे लोग अप्रोच करते भी हैं, वैसे तो लोग डरते भी हैं अप्रोच करने से। हमारे बारे में इंडस्ट्री में कहा जाता है कि उनको छोड़ो। अच्छा, वो तो नहीं आएंगे, उनको तो छोड़ो, उनको तो छोड़ो, उनको रहने दो। राइट, वो मतलब वो छवि होनी चाहिए एक्चुअली। नए डायरेक्ट सेलर का इतना कमिटमेंट हो, कोई अप्रोच नहीं कर पाया। अरे अप्रोच कर ही नहीं पाता कोई, किसी ने किया ही नहीं कभी। कोई आता ही नहीं हमारे को प्लान दिखाने, ना कोई बोलने आता, ना कोई अप्रोच करने। थोड़ा बहुत कोई जिसको नहीं समझ होती, ना समझ बंदा कई बार टच करता है। कोई बच्चे बचपने में कई बार बात कर लेता है तो हम भी बात कर लेते हैं, हम उसको इनकरेज करते हैं। सबको हमारा काम है, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री में, उसको इनकरेज करें कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। और कई तो बड़े यंग बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। उनको कहते हैं ये मत सोचो कि हर बंदा आपके साथ चला जाएगा, और ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राइट, मेरा तो ये मानना है यार, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हर बंदा को एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब हम लोग एक दूसरे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब आप बड़ा करोगे अपनी कंपनी में तो इंडस्ट्री को फायदा होगा। हम आपकी उदाहरण देके अपने बंदे बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको खींचे, आप हमें खींचो, उसमें क्या पड़ा है। अपना नया लोग ज्वाइन कराते हैं, बहुत लोग हैं। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ सर, मनोज कुमार नोएडा से हैं। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आता गलती कहाँ हो रही है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है सर, वो काम कर रहे हैं और या तो एनालिसिस नहीं करते, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी भागदौड़ कर रहा हूँ। तो व्यक्ति को क्या तरीका है एनालिसिस करने का कि कहाँ गड़बड़ हो रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा सुंदर जी आपने। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। मेरे को एक बंदा मेरे पास आया और हमारी टीम का लीडर, और कहता है ये जो मेरी टीम है ना,
ये सारी की सारी मेरे को बदलनी पड़ेगी, मेरे को नए लोग लाने पड़ेंगे, तब तक मेरा अच्छा बिजनेस नहीं होगा। तो मैंने उसको एक स्टेटमेंट्स बताई जो हमने इस बिजनेस में सीखी है। वो स्टेटमेंट ये कहती है, यू डू नॉट नीड ए बेटर टीम, योर टीम नीड्स ए बेटर लीडर। यानी कि तुम्हारी टीम को और बढ़िया लीडर की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि लोग बदलते हैं, हमने बदलते देखे हैं। जब वो आए थे हमारे पास, वो उस तरह के नहीं थे, जैसे हम भी आए थे हम इस तरह के नहीं थे। तो वो बदल जाते हैं, वो माहौल मिलता है, वो चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी इंसान अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो उसे ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो सब गलत कर रहा है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये नंबर लॉक की तरह है। इसमें 3 चक्कर घूम रहे हैं, 1 2 3। अब मान लो आपने यहाँ नंबर फिट करा है 4 7 9, 4 और 7 तो मिल गए हैं और नीचे 8 लगाया तो खुलेगा नहीं। और आपको तो लगेगा ये नंबर पैड है, ये तो खराब है ताला, पर जैसे ही वो सही आया वो एकदम खुल जाएगा। मतलब क्या है कि छोटी सी बदलाव करने से बहुत बड़े रिजल्ट आने वाले। आप सही इंडस्ट्री में हो, डाउट मत करो। आप काम बहुत सारे ठीक कर रहे हो, ये मत सोचो कि जो कर रहे हैं गलत है। थोड़ा सा चेंज तो होना पड़ेगा, कुछ तो बदलाव लाने पड़ेंगे। कई बार हम लोग बोल ज़्यादा रहे होते हैं, सवाल नहीं पूछ रहे होते। मेरे को जैसे ये पता ही नहीं था। कई बार हम सुन नहीं रहे होते, लिसनिंग जैसे। कई बार हमारा दूसरे लोगों से कनेक्शन नहीं होता। कई बार हम एक मोनोटोनस सेम तरह का प्लान दिखाने लग जाते हैं। सामने वाला बंदा 10,000 रुपये की इनकम कमाना चाहता है और हम उसको जहाज दिखा रहे हैं। और सामने वाला बंदा पहले ही 5 लाख रुपए महीना कमाता है और हम उसको 10,000 रुपये दिखा रहे हैं। दोनों केस में हम तो गलत है ना। तो हमें लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि जब हम किसी को मिलते हैं तो उसमें 3 हिस्से हो जाते हैं हमारे। बीच में हम उसको बताते हैं बिजनेस के बारे में, राइट। ये तो हो गया प्लान, चाहे वो प्रोडक्ट है या प्लान है, उसको हम प्लान बोलते हैं। मतलब हमने प्रपोजल दी, राइट। और उससे पहले हम उससे बातें करते हैं और उससे बाद में उससे बातें करते हैं, राइट। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, व्हाट हैपन्स बिफोर द प्लान एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर द प्लान स्पॉन्सर्स पीपल। प्लान डज नॉट स्पॉन्सर पीपल। वो जो बीच में प्रपोजल, जो लोग कहते हैं यार बताना कैसे दिखाते हैं, कहते हैं ये बता दो, ये मेरे को बताओ प्लान कैसे दिखाना, उसको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे होना कुछ नहीं। जो पहले होना है, जो बाद में होना है, उससे तो वो मेरे को पूछते हैं वो क्या है। मैंने कहा वो सिर्फ लॉजिक है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, बस छोटा सा लॉजिक है। ये प्रोडक्ट है, ये बिकेंगे, टीम हमारी होगी, हम बिल्ड करेंगे, टीम की सेल पे पैसे आएंगे, ये लॉजिक हमने बीच में बता दिया। बट उससे बंदा स्पॉन्सर नहीं होता, वो तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से स्पॉन्सर होता तो गूगल सारे स्पॉन्सर कर देते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वही है। सही है। इन्फॉर्मेशन डज नॉट स्पॉन्सर पीपल। What happens before the plan and what happens after the plan sponsors people. थोड़ा सा बदलाव कई बार लाना पड़ता है। ये जिन्होंने सवाल पूछा है, इन्होंने चैनल पे आके कमाल करके अपना सवाल लिखा है, बहुत अच्छा करेंगे। ये थोड़ा सा बदलाव आएगा, चक देंगे। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है सर, 2 चीज़ें अगर ये करें, अगर अपलाइन के सामने फुली सरेंडर होकर बैठें और उनसे, क्योंकि अपलाइन जानता है, देखता है, तो उसको मान लें। या कई बार वैसी सिचुएशन नहीं होती, अपलाइन उतना एक्टिव नहीं है या वट, तो फिर अगर आदमी ईमानदारी से पूछे ना सर अपने आप से अंदर जाके, क्या क्या प्रॉब्लम है, दूसरों का तो बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, वो सबसे बढ़िया पकड़ में आ जाता है। ये सबसे बड़ी इंट्रोस्पेक्शन। मैं कई बार, मेरे पर लोग आते हैं, कहते हैं मैं मेरा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा प्लानर खोलो, पहले ये दिखाओ प्लान कब दिखाए। तो कई बार तो पूरा ब्लैंक होता है, प्लान दिखाए नहीं होते। कई बार मेंटल काम कर रहे होते हैं, फिजिकल नहीं कर रहे होते। यस, मेंटली बहुत इन्वॉल्व है लेकिन प्लान नहीं दिखा रहे। कई बार फिजिकली इन्वॉल्व है, मेंटली सोच ही रहे कहाँ क्या कर रहे हैं, हमने काम ही नहीं किया, या मेंटली नहीं सोचा, या डेवलप नहीं हो रहे, ग्रो नहीं कर रहे, नई चीज़ें नहीं सीख रहे। तो दोनों चीज़ें हैं। वर्क एथिक स्ट्रांग चाहिए, आपका प्लानर फुल चाहिए, आपके 1-on-1 वे वो मीटिंग सब कुछ फुल चाहिए, और आप मेंटली ग्रो कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा, आप निखर के आओगे। आप एज इट इज़ शायद इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, लेकिन आपका जो चेंज्ड वर्जन है, नया वर्जन, बदले हुए आप, वो जबरदस्त बिजनेस बनाएगा। दैट्स ग्रेट। नारंग सर, 3 बार हमने आपको बुलाया
और व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, नारंग सर से आगे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन नारंग सर का बहुत शानदार यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको रियल एजुकेशन मिलेगी। देखिए, आप बहुत सारी जगह पे जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह से ही मिलती है, क्योंकि बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो नारंग सर को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और इतना ज़्यादा भी फॉलो मत करें कि आप इस इंटरव्यू को शेयर नहीं करें। नारंग सर का चैनल ही आप शेयर करते रहे, तो दोनों को आप शेयर कीजिए। और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि नारंग सर को दोबारा फिर लेके आएंगे, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। वायदा कर लो ना नारंग सर? अरे बिल्कुल सर, जब आप बुलाओगे आ जाएंगे। तो आपसे इतनी दोस्ती होगी, आप कोई कमाल। मैं तो ये कहता हूँ कि सुरेंद्र वत्स जैसा कोई नहीं। अरे सर कमाल। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा कह रहे हैं ना सर, अगर ये थोड़ा बहुत भी सच है तो उसमें आपकी टीचिंग, आपकी जो मैंने कैसेट सुनी मेरे स्टार्टिंग डेज में, उनका बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।